हाय भैया लोग, आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने चल रहे हैं। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। तो पहला लेसन था अपना, जिसमें हमें टॉपिक पढ़ना था लघु बीजाणु का निर्माण। अच्छा, लघु बीजाणु आए कहाँ थे, एक मिनट में हम लोग सीखते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले नर जनन तंत्र पढ़ा है। नर जनन तंत्र का नाम था पुमंग। क्या नाम था भैया? पुमंग नाम था। जिनमें एक संरचना नीचे की होती थी, जिनका नाम हमने दिया था उतंतु, और ऊपर पाए जाते थे परागकोश। ये थे हमारे नर जनन तंत्र। और इसमें भी अगर बात करें तो दो संरचना थी, एक का नाम उतंतु और एक का नाम परागकोश। जब परागकोश को हम लोग देखने गए थे तो उनमें दो पालियां थी। ये दो पालियां थी, पालियां, और हर पालियों में दो दो कक्षाएं थी। देखिए, दो कक्षाएं। इन टोटल चारों कक्षाओं को एक बार में मैंने नाम दिया था परागधानी। परागधानी, इन्हीं का नाम था लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। तो एक्चुअली इन्हीं की संरचना हमको पढ़नी थी। किसकी संरचना? लघु बीजाणुधानी की संरचना। कैसे होती है, क्या होती है, थोड़ी बातें बताई थी, थोड़ी बातें आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे। देखिए, हमने कहा था कि परागधानी में टोटल संरचना चार परत पाई जाती है। कितनी परत पाई जाती है भाई? 4 परत पाई जाती है। ये देखिए हमारी लघु बीजाणुधानी की संरचना। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर थी उसका नाम था बाह्य परत। क्या नाम था? बाह्य परत। ये देखिए बाह्य परत, ये बाह्य परत। इसके बाद सेकेंड लेयर का नाम था अंतःस्थिसियम, और उसके बाद जो लेयर थी उसका नाम था मध्य स्तर, और उसके बाद था टाइपिटम। आपको बताएं कि टाइपिटम के अंदर ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती हैं, जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये परागधानी है। परागधानी में सबसे, ये देखो इनको मैंने बनाया है इधर निकाल के, कि सबसे बाहर है बाह्य परत, फिर अंतःस्थिसियम, फिर मध्य स्तर, फिर टाइपिटम, और इसमें है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से ही लघु बीजाणुओं का निर्माण होता। कहते लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता। अच्छा, हमने बताया था कोई भी एक कोशिका हो, अगर उसको युग्मक बनाना है तो उसमें हमेशा कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। तो ये जो लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका मतलब मदर सेल, जो लघु बीजाणु का निर्माण करने जा रही है, और लघु बीजाणु होते हैं परागकण, और परागकण के अंदर है नर युग्मक। हम एक्चुअली ढूंढ क्या रहे हैं? नर युग्मक ढूंढ रहे हैं, और फिर ऐसे मादा युग्मक को ढूंढेंगे, फिर निषेचन कराएंगे। तो कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु बनते हैं। और ये लघु बीजाणु के बाद, लघु बीजाणुधानी के बारे में थोड़ी सी बात हम बता रहे हैं। देखिए कि लघु बीजाणुधानी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है? लघु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसीलिए इस क्रिया का नाम लघु बीजाणु जन्म कहलाता है। एक मिनट, बताओ भाई, सबसे बाहर कौन सी परत है? हम पढ़ाने क्या आए हैं? नर जनन तंत्र। उसमें पढ़ाने आए हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी में 4 लेयर हैं, बाह्य परत, अंतःस्थिसियम, मध्य स्तर, और सबसे अंदर टाइपिटम। टाइपिटम में कुछ कोशिकाएं जो लघु बीजाणु को बनाती हैं, उनका नाम मैंने बताया लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका, मदर सेल। अच्छा, उनके बारे में कि लघु बीजाणुधानी के अंदर, ये देखिए एक मिनट, थोड़ा छोटा गुड। लघु बीजाणुधानी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हमने कहा कि नर युग्मक बन रहा है, और नर युग्मक हमेशा
सिंगल होते हैं, द्विगुणित नहीं, अगुणित होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड। तो आप ये समझे कि देखिए जैसे डीएनए है और डीएनए में होगा गुणसूत्र, डीएनए में होगा गुणसूत्र, ये कोशिका के अंदर बना है। और जब आज क्या चल नहीं रहा सिस्टम, ये गुणसूत्र निकलेंगे तो इनमें अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होगा, इनमें एक स्टैंड, इनमें एक स्टैंड जाएगा, ये अगुणित होंगी, अगुणित कोशिकाएं। जब कभी जनन होता है नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण होता तो किस विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से होता। वही इन्होंने कहा कि लघु बीजाणुधानी के अंदर कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु जनन मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु। हमने तो बताया लघु बीजाणु का निर्माण कौन करता है? लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका, और इस क्रिया का नाम होता है लघु बीजाणु जनन। सेकेंड बात है कि लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में विभाजन के द्वारा चार कोशिकाएं निर्माण होती हैं, चतुष्टक यानी टेट्राड जैसी संरचना बनती है कि इनमें 4 सेल नजर आती है कि 4 सेल लगभग, और इनमें से एक जो होती है वो गुरु बीजाणु का निर्माण करती, लघु बीजाणु का निर्माण करती है, एक अलग हो जाती है और किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणु बनाती है। कुल मिला के लघु बीजाणु जनन में आपको इतना सीखना है कि लघु बीजाणु जनन में ये सीखना है कि नर जनन तंत्र आपके पास होगा पुमंग, उनमें एक संरचना जिसका नाम पुतंतु, ऊपर वाले का नाम परागकोश, परागकोश 2 पालियों में विभाजित होगा और उनमें 2-2 कक्षाएं होंगी, चारों कक्षाओं को नाम देंगे हम लघु बीजाणुधानी या परागधानी। अब लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ने गए तो उनमें कितनी दीवारें दिखी? 4। सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा, उसके बाद अंतःस्थिशियम, उसके बाद मध्य स्तर, उसके बाद टैक्टम। टैक्टम में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम है लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका, और लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। मात्र कोशिका से 4 कोशिकाओं का समूह बनता है जिनको हम टेट्राड नाम देते हैं। उनमें 3 खत्म हो जाती है, केवल एक बचती है जो फंक्शनल होती है, वो लघु बीजाणु को बनाने का काम करती है। इसीलिए कहते हैं जिनमें ए अलग होकर एक लघु बीजाणु बनाती है। टेट्राड जो होते हैं कितने बनाते हैं? केवल एक लघु बीजाणु बनाते हैं। तो उनको लघु बीजाणु देख रहे हैं कि कैसे लघु बीजाणु होना चाहिए। लघु बीजाणु जो होते हैं ये देखिए एक लघु बीजाणु है, इनमें खाली स्थान पाया जाता है, इनका नाम है रसधानी। क्या नाम है? रसधानी। ये एक लघु बीजाणु की संरचना है और एक केंद्रक पाया जाता है। ये देखिए एक केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रक। ये आगे चल करके विभाजन करते हैं। कौन सा विभाजन? एक बार तो अर्धसूत्री हो गया, अब समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन करते हैं जिससे एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। उनमें एक बड़ी कोशिका होती है और एक छोटी कोशिका, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका थोड़ा बड़ी होती है, इसमें हो क्या रहा है? ये देखिए एक कोशिका थोड़ी बड़ी होती है और एक कोशिका छोटी होती है।
छोटी वाली कोशिका का नाम है जनन कोशिका, जनन कोशिका, और बड़ी वाली कोशिका का नाम है कायिक कोशिका। दोनों का अपना अपना केंद्रक होगा। ये कौन है? केंद्रक। इनके बाद भी रसधानियां होंगी। भाई डबल लेयर बन नहीं रही है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो एक कोशिका का नाम क्या है? कायिक कोशिका, और एक का नाम जनन कोशिका। देखो, जनन कोशिका एक दिन विभाजन करके बनाएगी नर युग्मक। क्या बनाएगी? नर युग्मक का निर्माण करेगी। और जो ये कायिक कोशिका होती हैं, कायिक कोशिका पॉलन ट्यूब पराग नली का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? पराग नली का निर्माण करती हैं। जब कभी परागण होगा, तब जब ये आपस में मिलने जाएंगे नर युग्मक मादा युग्मक, तो मादा जनन तंत्र के वर्तिकाग्र पर कायिक कोशिका पराग नली का निर्माण करेगी और जनन कोशिका नर युग्मक का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये संरचना हुई किसकी? लघु बीजाणु की। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसे। हम लोगों ने बताया कि नर जनन तंत्र से लघु बीजाणु का निर्माण हुआ, और लघु बीजाणु में 2 कोशिकाएं हैं। अच्छा, लघु बीजाणु का दूसरा नाम है परागकण। क्या नाम है? परागकण। तो परागकण कहें चाहे लघु बीजाणु कहें, दोनों एक ही बात। तो इनमें कितनी कोशिकाएं हैं? 2। एक का नाम जनन कोशिका और एक का नाम कायिक कोशिका। तो एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है? परागकण। इनके अंदर देखना है क्या क्या पाया जाता है। अच्छा, अभी आपको मैंने एक बात बताई, इस पे बन नहीं रहा, पता नहीं क्यों, कि इस पे कितनी परत हैं? 2 परत से घिरी हुई संरचना। देखो हट जा रहा। अब मान लीजिएगा कितनी परत है भाई? 2 परत। ठीक, ये कौन बना है? परागकण बना। ठीक है, परागकण बना है। कहते हैं अब तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? परागकण पढ़ना चाहिए। परागकण। परागकण के बारे में पहली बात है, ये नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये नर युग्मकोद्भिद भी कहलाता है। अरे सर जी, नर युग्मकोद्भिद क्या? जैसे कोई एक थैला ले लो और थैले के अंदर बंद कर लो नर युग्मक, तो इस पूरे थैले का नाम क्या है? नर युग्मकोद्भिद। तो भाई परागकण एक थैला है जिसके अंदर नर युग्मक बनेंगे। तो परागकण क्या हो गया? नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। ज्यादातर परागकण गोलाकार होते हैं। आपको बताएं, कभी गुड़हल के पुष्प पे जाएं, जब खिला हो गुड़हल का पुष्प, तो उस पे जब आप छुएंगे तो आपको पीले कलर के कुछ हाथ में चिपचिपे पदार्थ लग जाएंगे, है नहीं? वो क्या होते हैं? परागकण होते हैं। इनको वहां से लाइए, सूक्ष्मदर्शी से इनका अवलोकन करिए स्लाइड पे रख के, तो आपको पता चलेगा कि परागकण जो है अलग अलग पुष्प के अगर लाके देखें तो सबका आकार कैसा होता है? अलग अलग होता है। लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि परागकण गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं भाई? गोलाकार होते हैं। और इनका व्यास जो है वो 25 से 30 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर पाया जाता है। माइक्रोमीटर दूरी का मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है। तो ये लगभग तुमको नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप उसको छुएं तो आपको पीले पीले पदार्थ दिखेंगे हाथ में लगे हुए। उनको स्लाइड पे लाएं, रखें, सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करें तो आपको पता लगेगा कि यही परागकण है। और अलग अलग पुष्प के लाके देखेंगे तो परागकण का आकार कैसा लगेगा? अलग अलग। लेकिन ज्यादातर कैसे देखा गया? परागकण गोलाकार होते हैं और इनका आकार, इनका व्यास जो है कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। अच्छा, हम तो जान ही रहे, यहाँ बन नहीं पा रहा है कि परागकण की कितनी परत है? 2 दीवार है।
देखिए ऊपर करते हैं। परागकण कितनी दीवारों संरचना है भाई? 2। कहते हैं ये 2 परत वाली संरचना होती है। बाह्य परत जो होती है वो कठोर होती है, जिसको हम लोग बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य चोल। ये देखिए, हो सकता है आपकी बार बन जाए। एक ये परत है और ऐसे इनके ऊपर एक परत, नहीं बनेगा, कुछ सिस्टम गड़बड़ है। हाँ चलो, ये कौन है ये बताओ? बाह्य चोल। और ये है अंतः चोल। तो परागकण के ऊपर, परागकण कहे चाहे लघु बीजाणु कहे, दोनों एक ही बात है। तो बाहर की तरफ बाह्य चोल है और अंदर की तरफ अंतः चोल है। इनकी जो परत होती है, इन्हीं के अंदर नर युग्मक बंध है। हमने आपको बताया था कि जनन के लिए मेन चाहिए नर युग्मक और मादा युग्मक ढूंढ रहे। तो नर युग्मक को भगवान ने ऐसे नहीं देखा, ऐसे नहीं भेजा, उनको 2 कवरिंग लगा के भेजा। बाहर वाले का नाम बाह्य चोल और अंदर वाले का नाम अंतः चोल। चलो पहले बाह्य चोल के बारे में थोड़ी सी बात जानते हैं कि ये बाहरी परत होती है, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन एक पदार्थ है जो हार्डेस्ट है। ये उच्च ताप को झेल सकता है, ज्यादा अम्ल को झेल सकता है, क्षार को झेल सकता है। कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस है, इस पे किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका नाम है इस पदार्थ का स्पोरोपोलिनिन। तो जो बाहरी परत होती है उसका नाम क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, उसका नाम बाह्य चोल होता है। बाह्य चोल का प्रभाव कोई एंजाइम भी नहीं करता। ये कार्बनिक यौगिक ऐसा है जिसपे किसी एंजाइम का भी प्रभाव नहीं होता, ना ताप, ना तो अम्ल, ना तो क्षार, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता बाह्य चोल के ऊपर। इनको एक्जाइन भी कहते हैं, एक्जाइन, AXIN, एक्जाइन। अच्छा, ये प्रतिरोधक सामग्री क्यों प्रतिरोधक है भाई? ऐसे पदार्थ की बनी है जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, तो ये प्रतिरोधक है। ये उच्च ताप, दृढ़, अम्ल और क्षार के सामने टिक सकती। कहने का मतलब ये सब इनका कुछ नहीं कर सकते। इसकी परत को गला, सॉरी वो कट गया था वीडियो, ये आगे से हटा नहीं पा रहे थे। चलो सुनते हैं हम लोग। बाह्य चोल के बारे में बता रहे थे कि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है जो प्रतिरोधक होती है। स्पोरोपोलिनिन ऐसा पदार्थ है जो किसी से भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई अम्ल में डाल दे तब भी कोई नुकसान नहीं, क्षार में डाल दे, मतलब एक प्रतिरोधक है, किसी का भी सामना करने के लिए तैयार होता। बाह्य चोल के ऊपर ये देखिए, ये बाह्य चोल है और छोड़िए, बाह्य चोल के ऊपर ही थोड़ी सी छिद्र पाई जाती है। ऐसे मान लीजिए बाह्य चोल है और ये छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र का नाम है जनन छिद्र। क्या नाम है? जनन छिद्र। इसके बाद अंतः चोल के बारे में। अंतः चोल मतलब बाहरी परत हो गई। अब अंदर वाली परत, अंदर वाली परत का नाम अंतः चोल, जिसे इंटाइन कहते हैं, इंटाइन। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतः चोल कहा जाता है। ये सेलुलोज की बनी होती है। परिपक्व, जब परागकण बड़ा हो जाता है तो उनमें 2 कोशिकाएं होती है। एक छोटी कोशिका होती है जिन्हें हम लोग जनन कोशिका कहते हैं, और एक बड़ी कोशिका होती है जिसका नाम कायिक कोशिका। अभी बना के दिखाया था लघु बीजाणु में। एक बड़ी कोशिका होती है, एक छोटी कोशिका होती है। छोटी कोशिका का नाम है जनन कोशिका और बड़ी वाली कोशिका का नाम क्या है? ये रसधानी है। इनका बड़ी कोशिका का नाम होता है कायिक कोशिका। एक्चुअली होता क्या है कि जनन कोशिका जो होती है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा समसूत्री विभाजन करती है, 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। कितने नर युग्मक? 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। 2 नर युग्मक बन जाते हैं और हम किसको ढूंढ रहे थे? नर युग्मक को। कहते सर जी कैसे नर युग्मक का मतलब कहाँ पर मिलते हैं, क्या होता है? मैं आपको बताऊं, अभी इतनी ही बात हम लोग बताई है कि ये कौन सी है, कौन से हैं? लघु बीजाणु है।
लघु बीजाणु में 2 कोशिका, एक का नाम कायिक कोशिका, एक का नाम जनन कोशिका। जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 नर युग्मक बनाती है और कायिक कोशिका इन युग्मक को पोषण देने का काम करती है, भोजन देने का काम करती है। तो हमारे पास नर युग्मक आ चुके। अब जब हम पढ़ेंगे तो मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे और उनसे मादा युग्मक का निर्माण करेंगे, अंडे का, और फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी लैंगिक जनन की मेन क्रिया जो निषेचन थी वो हो जाएगी। चलिए एक बार 2 मिनट में हम लोग इन सबको समराइज करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था कि आज हम पढ़ाने वाले थे, जीव विज्ञान पढ़ाने आए थे, बायोलॉजी। लेक्चर नंबर 5 है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने आपको बताया लघु बीजाणु का निर्माण कर रहे हैं। पहले लघु बीजाणु तक पहुंचते हैं। देखिए पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन पढ़ रहे तो सबसे पहले पुष्पीय पादप देखें। हमने कहा था पाशे पादप, पाशे 5, इनको 5 संघ में रखा गया। पहला है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को ही पुष्पीय पादप कहते हैं। कह रहे सर जी पहचानेंगे कैसे? तो हमने कहा जिन पौधे में जड़, तना, पत्ती के साथ फल और फूल हो तो आप समझ जाए कौन है, पुष्पीय पादप। और जो पुष्प है ये लैंगिक जनन करने आया। जनन के बारे में बताया, जनन 2 प्रकार का, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हमें पढ़ना है तो उनको डिटेल हम देखेंगे। लैंगिक जनन में 3 घटनाएं, एक का नाम था पूर्व निषेचन, फिर निषेचन, फिर पश्च निषेचन। अभी हम पूर्व निषेचन कर रहे हैं। पूर्व निषेचन में 2 काम थे। एक तो सबसे पहला था कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण किया जाए और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाए, जिसको पौधों में हमने परागण नाम दिया। तो पहले हम बना रहे हैं युग्मक जनन पढ़ रहे हैं, नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन। हमने कहा था कि लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले शरीर होना चाहिए, तो हमारे पास पौधा है, जड़, तना, पत्ती, फल और फूल। फिर जनन अंग होने चाहिए जिसमें हमने बताया फूल। फूल के 4 चक्र थे, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायंग। इसमें हम पढ़ रहे थे पुमंग। पुमंग नर जनन तंत्र था और नर जनन तंत्र में 2 भाग थे, एक का नाम था पूतंतु और एक का नाम था परागकोश। परागकोश 2 पालियों में विभाजित था और ये 2 पालियों में 2-2 कक्षाएं थी, टोटल कक्षाएं 4 थी। इन चारों को कॉमन रूप से मैंने नाम दिया था परागधानी। और इन्हीं के अंदर लघु, इनका दूसरा नाम है परागधानी का दूसरा नाम है लघु बीजाणुधानी। तो हम लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ने आए थे, यानी लघु बीजाणु कैसे बनते हैं लघु बीजाणुधानी से, इस बात को जानने आए। ये देखिए ये कौन है, लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी में 4 परत थी। सबसे बाहर वाली का नाम बाह्य परत, फिर अंतःस्थितियम, मध्य स्तर और टैपिटम। टैपिटम के अंदर ही पाई जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन और निर्माण होता है लघु बीजाणु का। तो हमने कहा लघु बीजाणुधानी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे टेट्राड कहते हैं। 3 खत्म हो जाती है, केवल 1 फंक्शनल बचती है, जिसका नाम होता है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु का दूसरा नाम था परागकण। परागकण के बारे में आपको बताया। देखिए परागकण के बारे में हमने बताया कि परागकण जो है इनका नाम दूसरा लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणु। और इनमें 2 परत होती हैं। बाहरी वाली परत का नाम बाह्यचोल, जिसे एक जैन कहा गया। अंदर वाली परत का नाम इंटाइन, या इनको हमने कहा था अंतःचोल। बाह्यचोल जो होती है स्पोरोपॉलिनिन के बने होती है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और जिसके कारण इसको तोड़ने का कोई जुगाड़ नहीं है। बाह्यचोल के ऊपर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। बाह्यचोल के अंदर जाएंगे तो आपको अंतःचोल मिलेगी, जो सेलुलोज की बनी होती है और इसके अंदर 2-2 कोशिकाएं हैं। एक कोशिका का नाम जनन कोशिका, एक का नाम कायिक कोशिका। कायिक कोशिका जो है वो पराग नली का निर्माण करती है, रास्ते का निर्माण करती है और साथ में लघु बीजाणु को पोषण देने का काम करती है। और जनन कोशिका का मेन काम होता है जो नर युग्मक का निर्माण करती हैं। कुछ पौधे 2 नर युग्मक निर्माण करते हैं और कुछ एक ही निर्माण करते हैं, जो आगे जा करके
विभाजन के द्वारा पराग नली में अब 2 नर युग्मक में एक नर युग्मक अंडा से फ्यूज करेगा, जिस क्रिया को सत्य निषेचन कहेंगे, और एक जाके 2n पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय केंद्रक से फ्यूज करेगा। जो घटनाएं हैं आगे की क्लास में बताई जाएंगी। आज की बातें यहीं तक कि परागकण के बारे में आपको पूरा सीखना है भाई। ये परागकण 20 से 50 माइक्रोमीटर इनका व्यास होता है और इनमें 2 कोशिका होती हैं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। तो इस प्रकार से हमें नर युग्मक मिल चुके। अब जब हम पढ़ेंगे तो मादा जनन तंत्र पढ़े थे, 3 भाग बताए थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब इन भागों से अंडाशय से जा करके हमें अंडे का निर्माण करना है। अंडा कहाँ रहता है, कैसे है, फिर दोनों को मिलाएंगे, उस क्रिया का नाम परागण होगा। परागण पढ़ने के बाद हम लोग निषेचन पढ़ेंगे। थैंक यू, आप लोग इसे देखेगा। अभी थोड़ा सा बोर्ड चलाना कम आता है, जिसके कारण कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे, फिर और अच्छा चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।